हाय स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आप आज पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर और दूसरे चैप्टर में सबसे पहला आपका जो हेडिंग है वो है क्षेत्रफल सदिश। बेटा क्षेत्रफल वैसे एक अदिश राशि है, लेकिन फिजिक्स की समस्याओं को हल करने के लिए क्षेत्रफल को एक सदिश राशि माना जाता है। बेटा क्या माना जाता है? क्षेत्रफल को एक सदिश राशि माना जाता है। वैसे क्षेत्रफल कैसी राशि है? अदिश राशि है, लेकिन फिजिक्स की समस्याओं को हल करने के लिए क्षेत्रफल को एक सदिश राशि माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे माना जाता है सदिश राशि? देखो, ये मेरा हाथ है, ये हाथ एक प्लेट की तरह है। ये मेरा फ़ोन है। इस फ़ोन में दो सतह हैं, एक ये सदिश है सतह है, ये वाली सतह है, और एक ये वाली सतह है। ये दो सतह हैं। इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, उसकी जो दिशा होगी वो ऐसे होगी, और ये वाली जो सतह है ये वाली, और इसकी जो दिशा होगी वो ऐसे होगी। बताओ, इसके क्षेत्रफल की दिशा इधर साइड में होगी और इसके क्षेत्रफल की दिशा इधर होगी। यदि आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे मुंह के क्षेत्रफल की दिशा मेरे मुंह के सामने होगी। ये पेन है, इस पेन के इस भाग के क्षेत्रफल की दिशा इधर साइड में होगी, और इस वाली सतह का क्षेत्रफल की दिशा इस साइड में होगी। बेटा दोबारा सुनो, क्षेत्रफल फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की घटनाओं को हल करने के लिए क्षेत्रफल को एक सदिश राशि माना जाता है। इसकी दिशा, जब सदिश राशि माना जाता है तो इसकी दिशा होनी चाहिए। क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर होती है। क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर होती है। आप देखना बेटा, इसके क्षेत्रफल की दिशा, इस पर पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, इस पर खींचा गया अभिलंब कौन सी दिशा में होगा? इस दिशा में। तो क्षेत्रफल की दिशा इधर हो जाएगी। बेटा इस पर खींचा गया, इस पर अभिलंब खींचे तो उसकी दिशा इधर, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा इधर होगी। अब आप सोच रहे हैं ये वाला जो भाग है, तो यदि हम क्षेत्रफल को इधर ले रहे हैं तो इसकी दिशा इधर, यदि इस साइड में, मेरी साइड में ले रहे हैं, मैं और आगे आ रहा हूं, इस साइड में ले रहे हैं, देखो इस साइड में मेरी ओर, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा मेरी ओर होगी। यदि इस साइड में ले रहे हैं, इस साइड में ले रहे हैं, तो इसकी दिशा इधर की हो। मतलब जिस ओर की बात कर रहे हैं उसी ओर पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा होती है, उसी ओर अभिलंब होता है। देखना बोर्ड पर, ये बोर्ड है और इस पर, अब ये तल है बेटा, इस मेरे हाथ का तल, ये इधर की ओर तल, इधर तल पर खींचे गए अभिलंब, इस तल पर खींचा गया अभिलंब इस ओर है, एन कैप से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब को कैसे प्रदर्शित करते हैं बेटा? एन कैप से। तो इसके क्षेत्रफल की दिशा इधर होगी, ए वेक्टर इस ओर होगी। तो क्षेत्रफल एक कैसी राशि है बताओ बेटा? एक सदिश राशि है जिसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंब की ओर होती है। तो क्षेत्रफल को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ए बराबर, देखना ए बेटा, जितो है सदिश राशि और तो यहाँ पे एन कैप से प्रदर्शित करेंगे। कभी कभी क्षेत्रफल को हम एस से प्रदर्शित करते हैं। कभी क्षेत्रफल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से प्रदर्शित करते हैं। एस क्षेत्रफल होता है। एस क्या होता है? क्षेत्रफल। तो एस से प्रदर्शित करते हैं। एस वेक्टर बराबर एस एन कैप। यदि ये वाला जो भाग है, ये पूरा जो पृष्ठ है वो छोटा है, पृष्ठ बहुत छोटा है, या बड़े पृष्ठ का पृष्ठ बहुत छोटा है, या बड़े पृष्ठ पर छोटा अल्पांश है, तब ds वेक्टर इज इक्वल टू एस ds एन कैप।
इस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं। बेटा बताओगे दोबारा से परिभाषा कैसे करोगे इसकी? फिजिक्स की यानी भौतिक विज्ञान की समस्याओं को हल करने के लिए क्षेत्रफल को सदिश राशि माना जाता है। भौतिक विज्ञान की समस्याओं को हल करने के लिए, भौतिक विज्ञान की समस्याओं को हल करने के लिए क्षेत्रफल को सदिश राशि माना जाता है। जब सदिश राशि माना जाता है तो अब इसकी दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब की दिशा की ओर होती है। इस पर खींचे गए अविलंब की दिशा की ओर होती है। बेटा इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ए वेक्टर बराबर ए एन कैप, एस वेक्टर बराबर एस एन कैप। ऐसी यदि बहुत छोटा भाग है तो डेल्टा डी एस वेक्टर बराबर डी एस एन कैप वेक्टर। इस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं। बस इतना ही सा। मात्रक आप बता सकते हो ना, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इस तरह से मीटर स्क्वायर। बेटा ये क्षेत्रफल था। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत कम समझ में आता है ये टॉपिक, और सरल सा है वैसे तो, पर कम समझ में आता है। प्रयास करूँगा कि आपकी समझ में आ जाए। बेटा इसमें आता है विद्युत फ्लक्स। एक टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। ये आपका इसका वीडियो नंबर है 2/1। 2/1 है, मतलब दूसरे चैप्टर का पहला वीडियो है। इसका मतलब दूसरे चैप्टर का पहला वीडियो है। बेटा ध्यान दो, क्या बताओ? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स है। बेटा ध्यान से सुनो, विद्युत फ्लक्स क्या चीज होता है उसको आपको देखना है। बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं बताओ? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल सी बात करेंगे, वे काल्पनिक रेखाएं जिससे होकर धन आवेश गुजरता है। वह काल्पनिक रेखा जिससे होकर धन आवेश गुजरता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। वे काल्पनिक रेखाएं जिनसे होकर धन आवेश गुजरता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। दोबारा से एक और परिभाषा इसकी, वह काल्पनिक निष्कोण वक्र पथ, वह काल्पनिक निष्कोण वक्र पथ जिससे होकर धन आवेश गुजरता है, उस वक्र को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिससे होकर वक्र पथ और कहना है, वह काल्पनिक निष्कोण वक्र पथ जिससे होकर धन आवेश गुजरता है। क्या गुजरता है बेटा बताओ? धन आवेश गुजरता है। उस पथ को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इस प्रकार आपको विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा देनी है। अब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ होकर गुजरती हैं तो आपको यहाँ पे अब विद्युत फ्लक्स की किसी पृष्ठ से अविलंबित गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, किसी पृष्ठ से अविलंबित गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक बार फिर बताएं बेटा, दोबारा से देखो। किसी पृष्ठ से, एक पृष्ठ, उस पृष्ठ से गुजरने वाली, कैसे गुजरने वाली? अविलंबित गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो कैसे बेटा, यहाँ पे एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ, और इस पृष्ठ पर जैसे मेरा हाथ है, ये ऐसे है, समझ में आ रहा है? ये मेरा हाथ है और इस तरह से रखा है। इस पृष्ठ से अविलंबित गुजरने वाली, मतलब ऐसे गुजरने वाली, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इस पृष्ठ से अविलंबित गुजरने वाली
तो इस पृष्ठ से अविलंबत देखना इस तरह से बना दें। अविलंबत गुजरने वाली जी क्या बताओ बेटा, क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल हम कितना मान लें, एस वेक्टर, और ये विद्युत क्षेत्र है एस वेक्टर। बेटा बताएं इसका क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, वो इधर ही होगी, अविलंबत एस वेक्टर। किसी, दोबारा से सुन लो आप, कैसे बताओगे, किसी पृष्ठ से अविलंबत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस पृष्ठ का क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर इसको ऐसे भी कर दो, देखना, यदि मान लो कि ये तो अविलंबत गुजर रही हैं, यदि अविलंबत ना गुजरती तब क्या होता। देखो ये पृष्ठ इस तरह से है, अब इस तरह से थोड़ा सा झुक गया, इसका क्षेत्रफल ds वेक्टर, छोटा है ये भाग, छोटा, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं। ये थीटा कोण है बेटा, थीटा कोण है, और ये इस दिशा में ई वेक्टर है, इस दिशा में ई वेक्टर है। तुम्हें पता है कि ये अब ये इस तरह से नहीं होगा, ये इस तरह से होगा कि ये नीचे की तरफ, इसका इस दिशा में घटक कौन सा है, इसका इस दिशा में घटक कौन सा है, देखो इस दिशा में, इस दिशा में घटक हो गया ds cos थीटा, ds cos थीटा। तो विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र रेखाओं के पृष्ठ के अविलंबत। देखना यहाँ पे विद्युत फ्लक्स सदैव किसके बराबर होता है, दोबारा सुन लो एक बार फिर, किसी पृष्ठ के अविलंबत विद्युत क्षेत्र में, किसी पृष्ठ के अविलंबत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, अविलंबत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक बार फिर सुनोगे, विद्युत क्षेत्र में, याद नहीं रहता मैं फिर कह रहा हूं आपसे, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के अविलंबत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स की दूसरी परिभाषा इस तरह से कही जाती है, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल को, पृष्ठ के क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। पृष्ठ के क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल को पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बताओ बेटा विद्युत फ्लक्स बराबर कितना होगा, विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर क्षेत्रफल गुणा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्रफल कितना है, अब देखना जिस हिसाब से है ना उसी हिसाब के अनुसार डी फाई इज इक्वल टू उस दिशा में E, और E की दिशा में क्षेत्रफल कितना है, ds cos थीटा, ds cos थीटा। मतलब विद्युत क्षेत्र गुणा विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल का घटक। इसे ऐसे भी विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा में पृष्ठ के क्षेत्रफल का घटक, पृष्ठ के क्षेत्रफल का घटक। तो अब देखो वही तो लिखा है ई ds cos थीटा। बेटा ई ds ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये एक बहुत बड़ा है, यानी यदि ये पृष्ठ बहुत बड़ा है, पृष्ठ बड़ा है तो इंटीग्रल डी फाई, ये ई लगा सकते हैं, ई से मतलब विद्युत, इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इंटीग्रल, ये एस लगा देते हैं, एस का मतलब सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन एस का मतलब। अब बताओ बेटा ये क्या है, आपको ये बताना है विद्युत, एक बार फिर रिपीट बताओ बेटा विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में
किसी पृष्ठ से अविलंबित गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर आप कहेंगे विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रखा है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की दिशा में पृष्ठ के क्षेत्रफल के घटक के गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, के गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। दोबारा एक बार फिर सुनेंगे। विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की दिशा में पृष्ठ के क्षेत्रफल के घटक के गुणनफल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बेटा देखना यहाँ पे क्षेत्रफल गुणा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखना फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ये तो फाई ई हो जाएगा इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये परिभाषा भी बहुत कम याद रहती है, आपको बहुत ध्यान रखना है बेटा। इसमें अब इसे और आगे बढ़ाएं तो देखो ऐसे बढ़ाएंगे, ये है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, इसे ऐसे लिख दें फाई ई बराबर ई वेक्टर डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डी एस वेक्टर डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। बेटा इसमें कॉस थीटा आ रहे हैं ना, जब कॉस थीटा आ रहा है कोई कोण आए तो उसके कितने घटक होते हैं बेटा, मतलब 2-3 बात तो लिखनी होती हैं। साइन थीटा आए, कॉस थीटा आए, टेन थीटा आए फिजिक्स में किसी सूत्र में, तो आपको 2-3 कंडीशन बतानी पड़ती हैं। तो पहली कंडीशन, यदि ई वेक्टर तथा डी एस वेक्टर समांतर हैं, एक ही दिशा में है। कैसे एक दिशा में, देखना ये है यहां पर ये डी एस और ई, बताओ बेटा दोनों कौन सी दिशा में, एक ही दिशा में। तब थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो डी फाई ई बराबर ई वेक्टर ई डी एस कॉस 0। डी फाई ई बराबर ये मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा और निर्गत होगा। इस स्थिति में 2 बातें हैं, मैक्सिमम होगा और निर्गत होगा और पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके भीतर विद्युत फ्लक्स तभी गुजरेगा जब उसके भीतर प्लस क्यू आवेश होगा। बेटा दूसरा देखना, सेकंड नंबर, यदि ई तथा डी एस एक दिशा में, यदि ई व डी एस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है बेटा ध्यान से, ये है ना। अब ये तो इसकी दिशा तो ये रहती है, डी एस है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो सकती है इधर से ऐसे प्रवेश कर रहा हो, तो ये ई वेक्टर। बताना बेटा इनके बीच में कोण कितने का होगा, 90। कितने का कोण है इन दोनों में, 90 का कोण है। कितने का, 90 का कोण है। जब ये 90 का कोण है तब देखना यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस 90, डी फाई ई बराबर 0। कोई विद्युत फ्लक्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा, कोई फ्लक्स निर्गत नहीं होगा। नो, देयर इज नो फ्लक्स पासिंग थ्रू, कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा बेटा। इसके बाद थर्ड वन, तीसरा है इसमें, देखना चित्र
चित्र से समझ में आएगा आपके में। ई और डी एस एक दूसरे के विपरीत हैं। ई वेक्टर तथा डी एस वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हैं। देखो कैसे करेंगे, ये पृष्ठ है, इधर तो डी एस है और इधर गुजर रहा है। इन दोनों के बीच में कोण कितने का है? 180। थीटा इज इक्वल टू, बेटा थीटा इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 180। अब 180 है तो डी बराबर डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस 180 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 180। और कॉस 180 का मान कितना होता है? कॉस 180 इज इक्वल टू -1 होता है। अब बेटा इसमें हमने मान लगा दिया। इस नेगेटिव का मतलब होता है कि इसमें ऋण आवेश है और ये प्रवेशित फ्लक्स माना जाता है और वो निर्गत। यहाँ पे ये प्लस है तो निर्गत फ्लक्स माना जाता है और ये यहाँ पे क्या बताओ? प्रवेशित फ्लक्स माना जाता है। मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू बेटा, टेक केयर।